हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 27 का पार्ट थर्ड, जो कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि हमारा अब जो है लास्ट जो चैप्टर है ये उनको हम 3 पार्ट्स में करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। और ये फाइनल पार्ट है। यहाँ पे हम जो भी चीज़ें आपके चैप्टर की बचती हैं सो वी विल कंप्लीट इन दिस लेक्चर। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं क्वेश्चन लेकर नहीं आई हूँ आपके लिए, बट मैं ओरली आपको क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, तो आप मुझे बताइए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं। तो आई होप आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो चलिए चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट से। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो भी बैंक्स वगैरह थे वो हमारे कंप्लीट हो गए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने जो कुछ लेंडिंग रेट्स हैं जिनको आप लोग क्लियरली समझोगे, एंड देन हम मूव करेंगे हमारे कैपिटल एडिक्वेसी रेशो में, एंड देन हमारा सरफाजी एक्ट है, एंड वी विल मूव फर्दर इन दिस वे। सो चलिए सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट क्या होता है। देखो, आपको भी पता है कि हमारे जो बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। ठीक है, जब बैंक्स जो हैं लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं तो उस लोन के बदले जो बैंक है वो कुछ इंटरेस्ट रेट भी उस लोन पे चार्ज करती हैं। ये तो आप सभी को पता है कि कुछ इंटरेस्ट रेट भी उस पर चार्ज किया जाता है। सो देखो, कुछ अपने अपने सिस्टम थे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो सिस्टम था जिसपे जो है इंटरेस्ट रेट दिया जाता था वो था हमारा बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। ठीक है, ये हमने कब लाया था, ये हमारा जो बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट था ये 2003 से था। 3 को हम लेकर आए थे। इससे पहले भी हमारा था, वो था हमारा प्राइम मार्क लेंडिंग रेट। ठीक है, तो वो आपकी बुक में शायद नहीं है, तो वो उससे पहले था। चलो हम यहीं से स्टार्ट करते देते हैं बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट से। ठीक है, तो बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट क्या था, इसको हम कब लेके आए, 2003 में लेकर आए। और इसके अंदर क्या डिसाइड किया गया था कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं चार्ज टू मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स। ठीक है, यहाँ पे बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट में क्या बोला गया था कि जो भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्या करेंगे, जब भी लोन देंगे तो वो अपने मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर को यही रेट चार्ज करेंगे। कौन सा रेट चार्ज करेंगे, एक बैंक ने रेट को सेट कर दिया था कि हम इसी रेट पे जो है अपने मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर को लोन प्रोवाइड करेंगे। अब क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स कौन से होते हैं, क्रेडिट वर्दी कस्टमर वो कस्टमर होते हैं जो बैंक से रेगुलर लोन ले रहे हैं। ठीक है, बैंक से वो लोन लेते रहते हैं, तो वो हो गए बैंक के क्रेडिट वर्दी कस्टमर। तो बैंकों को बोला गया कि आप अपने जो है जितने भी आपके कस्टमर आएंगे आप उन कस्टमर को जो है इसी इसी चीज़ पे लोन दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट था ये जो रेट था ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो गया। बैंक कभी कभी क्या करते हैं, जो ये रेट सेट किया रहता था बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, इससे भी कभी कभी कम रेट में जो है पैसा जो है अपने प्रिविलेज कस्टमर को दे दिया करते थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा खामियां हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से हमने बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट सिस्टम को रिप्लेस किया 2010 में, और हम इसकी जगह दूसरा जो है सिस्टम लेके आए जिसका नाम है बेस रेट सिस्टम। तो चलिए समझते हैं बेस रेट सिस्टम क्या है। देखो, ये सिस्टम ना अभी चेंज हो गया, बट आपको इसके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ ये इंटरेस्ट रेट था पहले, अब ये है। इस तरीके से इस बेसिस से आपको थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बेस रेट सिस्टम। बेस रेट सिस्टम क्या होता है, आरबीआई इसको 2010 में आरबीआई लेकर आया था बेस रेट सिस्टम को। इसने क्या किया था, हमारा जो बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट था उसको रिप्लेस किया था। उसके बाद बैंक्स को यहाँ पे क्या बोला गया था, बैंक्स को यहाँ पे बोला गया था कि आप इस बेंचमार्क के नीचे तो लेंड नहीं कर सकते। मतलब एक कोटा सेट कर दिया, यानी कि आपको किसी भी कस्टमर को 10% जो है इंटरेस्ट लगाना है, तो इसका मतलब आपको 10% लगाना ही लगाना है। इससे कम आप लोग उस पर इंटरेस्ट को चार्ज नहीं कर सकते हो। ये था बेस रेट सिस्टम, यानी कि वहाँ पे परमानेंट हमने कर दिया था। ठीक है, इसमें हम कुछ चीज़ों को देखते थे, जैसे बेस रेट सिस्टम के अंदर हम कास्ट ऑफ फंड, अनएलोकेटेड कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड रिटर्न कितना है नेट वर्थ पे। कॉस्ट ऑफ फंड मतलब जो भी कितने डिपॉजिट्स बैंक के पास आ रहे हैं, कितनी कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज है बैंक के पास,
कितनी बैंक की नेटवर्थ है, उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर बेस रेट सिस्टम के अंदर देखते थे। एंड देन हम जो थे जो है यहाँ पे लोन प्रोवाइड करते थे, ठीक है, और उस पर इंटरेस्ट उसके अकॉर्डिंग फिक्स था। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग जो है, जो हमारा बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट था ना, इसको मैं शॉर्ट में बोलती हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा है तो मैं इसको बीपीएलआर बोलूँगी, ठीक है। तो जो हमारा बीपीएलआर था, उसमें जब भी हमें इंटरेस्ट रेट को फिक्स करना होता तो हम एक बोर्ड्स का अप्रूवल लेते थे, लेकिन बेस रेट में हम देखते थे कि बैंक के फंड कैसे रेज हो रहे हैं, बैंक का कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज कहाँ कहाँ जा रहा है, बैंक की नेट वर्थ कितनी है, इस सभी चीज़ों को हम देख के उसके बाद बेस रेट सिस्टम को डिसाइड करते थे। और जो ये बेस रेट सिस्टम था ना, इसमें अगर कोई भी चेंजेस इंटरेस्ट रेट में आती तो वो मतलब अगर रेपो रेट में कोई भी चेंजेस आती थी ना, बेस रेट सिस्टम के अंदर कोई भी चेंज रेपो रेट के अंदर आती, वो जहाँ पे बारोवर्स को जो है इफ़ेक्ट नहीं करती, बारोवर्स पे उसका कोई भी इफ़ेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब आप सोचोगे रेपो रेट मैंने आपको पढ़ा था ना, एक ऐसा रेट होता है जिसके थ्रू बैंक्स जो है आरबीआई से पैसा लेते हैं। तो मतलब वो जो पैसा आरबीआई से लेते हैं बैंक्स, वही पैसा जो है अगर बैंक जो है अपना रेपो रेट ज़्यादा कर देता है, आरबीआई ज़्यादा रेपो रेट कर देता है, तो इससे जो बैंक्स हैं उनको जो है अपना जो पैसा है वो काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई देगा। जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई देगा तो जो बाकी के बैंक्स हैं वो भी वहाँ से जब उनको आगे पैसा देना होगा लोन पे, तो वो भी हाई इंटरेस्ट पे देंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमें उसका वो दिखेगा। तो ये इस पे नहीं था, इस पे आपको ऑटोमेटिकली बारोवर्स पे ट्रांसफ़र होता हुआ नहीं दिखेगा। अब चलते हैं एमसीएलआर पे, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट क्या था, इसको हम 2016 में लेकर आए, 2016 में हम लेकर आए। क्यों? क्योंकि जो बेस रेट के अंदर हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको टैकल करने के लिए हम लेकर आए मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट। इसके अंदर हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि हम एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट रखेंगे जिसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इससे नीचे तो नहीं लेंड करें, ठीक है, क्योंकि बार बार हम जो सिस्टम रिप्लेस करके आ रहे हैं, फिर बैंक्स जो है कुछ ना कुछ उसमें खराबी या कुछ ना कुछ उसमें हमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखने को मिल जाती है। तो फिर हम इसीलिए हम थर्ड सिस्टम लेके आए जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट, जो हम 2016 में लेके आए। और जो भी बेस रेट के अंदर प्रॉब्लम होंगी हम इनको टैकल करेंगे, और यहाँ पे एक मिनिमम इंटरेस्ट को सेट किया गया कि इसके नीचे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेंड नहीं कर सकते। उसके साथ इन्होंने यहाँ पे पहले हम कॉस्ट ऑफ फंड्स को देख रहे थे, मतलब हमारे डिपॉजिट्स कितने आते हैं जब, लेकिन यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट देखने लगे। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कि डिपॉजिट्स कितने हैं, बारोवर्स कितने हैं, उसके बाद बैंक की ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, सीआरआर का जो कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन द सीआरआर वो कितनी आ रही है, टैनर प्रीमियम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम क्या करने लगे, कैलकुलेट करने लगे, और उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है अपना जो लेंडिंग रेट था उसको बैंक्स ने डिसाइड करना शुरू किया, ठीक है। तो इस सिस्टम ने काफ़ी ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करवाई। और मैंने आपको बताया ना, जो रेपो रेट का हमें पहले नहीं दिख रहा था बारोवर्स के ऊपर इफेक्ट, अभी वो है, वो भी हमें कहीं ना कहीं चेंज, अब रेपो रेट के अंदर जो भी चेंजेस हो रही थी वो इमीडिएटली हमें देखने को मिल रही थी बारोवर्स के ऊपर भी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा आपका मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट। आई होप आपको समझ में आ गया है। और ये जितने भी लेंडिंग रेट्स हैं ये आपके किससे डील करते हैं, ये आपके जो भी लोन्स वगैरह प्रोवाइड करेगा बैंक, ठीक है, उनके ऊपर क्या इंटरेस्ट चार्ज करेगी बैंक, उसके रिगार्डिंग है। अब हम चलते हैं, आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी एंड बेसल नॉर्म्स, ठीक है, इनको समझते हैं। देखो, हमें अगर कैपिटल एडिक्वेसी को समझना है तो उससे पहले हमें बेसल नॉर्म्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं आपके सामने ये थोड़ी सी डेफिनेशन लेकर आई हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ। देखो क्या है, बेसल नॉर्म्स एक इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस है जिनको किसने डेवलप किया है, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने डेवलप किया है, ताकि जो भी बैंक्स हैं, टू इंश्योर बैंक अपने अंदर एक सफिशिएंट कैपिटल को मेंटेन करें, ताकि जो भी लॉसेज, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस बैंक को फ्यूचर में आते हैं उनको टैकल कर सकें, और इसके साथ साथ एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट किया जाए। और ये नॉर्म्स को ही हम क्या बोलते हैं, बेसल नॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है। ये किस पे फोकस करते हैं, हमारे कैपिटल एडिक्वेसी पे, रिस्क मैनेजमेंट पे, और सुपरवाइजरी का काम भी एक तरीके से करते हैं। बेसल नॉर्म्स एक तरीके से, बेसल जो है वो एक प्लेस है, ये प्लेस जो है आपकी स्विट्जरलैंड में है, और यहाँ पे जो हमारी ये मैंने आपको कमेटी पढ़ाई ना, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ठीक है,
यही कमेटी जो है कुछ ऐसे नॉर्म्स बताती है जो कि सारे बैंक्स में अक्रॉस द कंट्री, जितनी भी कंट्रीज है वर्ल्ड की, सब पे ये एप्लीकेबल किए जाते हैं। इन्हीं को हम बेसल नॉर्म्स के नाम से जानते हैं। क्यों क्यों लाती है ये ऐसे नॉर्म्स? ताकि जो भी बैंक्स ऑपरेट कर रही हैं एट द नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल, दोनों लेवल पे जो बैंक्स हैं वो किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से इन द नेक्स्ट फ्यूचर ना आए। ठीक है, नेक्स्ट फ्यूचर में उनके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए, ताकि वो प्रॉपरली ऑपरेट कर सके बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो इसीलिए बेसल नॉर्म्स को लेकर आया जाता है। और बेसल नॉर्म्स में आपके बेसल 1, बेसल 2 एंड बेसल 3 करके नॉर्म्स आते हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास है बेसल नॉर्म्स के अंदर ही हम कैपिटल एडुकेसी रेशो लेकर आए थे, यानी कि कैपिटल एडुकेसी। अब सुनिए कैपिटल एडुकेसी क्या होता है। देखो, कैपिटल एडुकेसी ना एक मतलब ग्लोबल फ्रेमवर्क है जो बैंकिंग कमेटी फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन लेकर आई थी बेसल 1 एंड बेसल 2 के अंदर। ठीक है, अब ये जो है ये नॉर्म्स जो है कैपिटल एडुकेसी में क्या होता है ना, कोई भी बैंक, ठीक है, कोई भी बैंक, क्योंकि बैंकों का ज़्यादातर पर्पस क्या है, लेंड करने का, किसी को पैसा उधार में देने का। तो इसीलिए इसके अंदर जो भी बैंक लैंडिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके अंदर ना दो रिस्क होते हैं। एक देखोगे आप बैंक्स के अंदर एक नॉर्मल रिस्क होगा। ठीक है, दो रिस्क को वो फेस कर रहे हैं, एक नॉर्मल रिस्क, ठीक है, एंड देन उनके पास क्या होना चाहिए, एक मिनिमम फंड्स होना चाहिए उस रिस्क को मीट करने के लिए। तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि जब भी बैंक किसी भी पर्सन को लोन वगैरह देता है, तो बैंक्स के अंदर सबसे पहले एक रिस्क ये है कि ये पर्सन आगे आने वाले फ्यूचर में उनका जो है लोन चुकाएगा या नहीं चुकाएगा। उसके साथ साथ अगर नहीं भी चुकाता है तो बैंक के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो अगर वो नहीं भी चुकाता है तो उसके पास मिनिमम फंड होने चाहिए उस रिस्क को मीट करने के लिए। ठीक है, तो उसी के लिए हमने क्या बनाया है, हमारा कैपिटल एडुकेसी बनाया। अब कैपिटल एडुकेसी में क्या होता है, एक तो बैंक की कैपिटल देखी जाती है। कैपिटल ऑफ बैंक का मतलब है कि बैंक के पास अपना कितना पैसा है, जिसको बैंक ओन कैपिटल बोलते हैं, यानी कि उसको बैंक की कोर कैपिटल भी बोला जाता है। एंड टायर 2 में आती है उसकी सप्लीमेंट्री कैपिटल। ठीक है, उसको देखा जाता है। एंड देन हम देखते हैं रिस्क ऑफ वेटेड एसेट्स, कि जितने रिस्क कितना है उसके एसेट्स पे। ठीक है, तो वो देखा जाता है हमारा कैपिटल एडुकेसी रेशो में। ठीक है, आपको मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। यहाँ पे देखो, इस पिक्चर में बताया है कि कैपिटल एडुकेसी रेशो का क्या फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम टायर 1 की कैपिटल डालते हैं, टायर 2 की कैपिटल डालते हैं, और नीचे देखते हैं कि रिस्क वेटेड एसेट्स कितनी हैं। टायर 1 में मैंने बताया आपकी आती है कोर कैपिटल, टायर 1 में आपकी क्या आती है, कोर कैपिटल आती है। टायर 2 में आपकी बाकी की लगाई हुई सप्लीमेंट्री कैपिटल आती है, और नीचे आपका आता है कि रिस्क कितना है, रिस्क वेटेड एसेट कितने हैं, ताकि बैंक को आने वाले टाइम पे ना जो नेक्स्ट फ्यूचर है उसमें उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि कल मान लो बैंक के पास बैंक को लोन वापस आए नहीं, बैंक ने इतने ज़्यादा लोन दिए हुए थे, ठीक है, तो बैंक को लोन वापस नहीं आते हैं, तो इससे फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है बैंक में। तो इसीलिए कैपिटल एडुकेसी में बोला जाता है कि आपको इतने सफिशिएंट नंबर ऑफ फंड्स को मीट करके रखना है, ताकि आगे नेक्स्ट फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप उसको टैकल कर पाओ। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे आपको मैं बेसल 3 नॉर्म्स पढ़ाती हूँ। ठीक है, बेसल 3 नॉर्म्स क्या थे, बेसिकली फाइनेंशियल क्राइसिस आया इंटरनेशनल लेवल में 2007 से 8 में, जिसमें हमने देखा कि बेसल नॉर्म्स की कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी। उन्हीं शॉर्ट कमिंग्स को फुलफिल करने के लिए हम बेसल 3 नॉर्म्स लेके आए। 2009 में हम ये नॉर्म्स लेकर आए। ठीक है, जब हम 2009 में ये नॉर्म्स लेकर आए तो हम चाहते थे कि बहुत ही रिजिलियंट बैंकिंग सिस्टम हो, यानी कि ऐसा बैंकिंग सिस्टम हो जो काफ़ी स्टेबल रहे। यानी कि जिस तरीके से इस 2007 से 8 के बीच में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, वो नेक्स्ट जो है फ्यूचर में ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए। तो इसीलिए हमने जो है अपनी कैपिटल एडुकेसी रेशो को मेंटेन किया 12.9% पे। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि मिनिमम एक बैंक की टायर कैपिटल रेशो एंड मिनिमम टायर 2 कैपिटल रेशो कितनी होनी चाहिए, और हमने मेंटेन की 10.5% एंड 2% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स को देखते हुए। ठीक है, ये जो आपको नंबर्स यहाँ पे बताए हैं, इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, आपको नंबर्स याद नहीं रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको नंबर्स वगैरह कुछ नहीं पूछा जाएगा, सीधा पूछा जाएगा कि कैपिटल एडुकेसी क्या है। तो देन आप बता सकते हो कि कैपिटल एडुकेसी में हमारी टायर 1 की कैपिटल जो कि कोर कैपिटल होती है, टायर 2 की हमारी सप्लीमेंट्री कैपिटल होती है, और बैंक को कितना रिस्क है उसको देख के हमारी कैपिटल एडुकेसी
देखी जाती है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद बेसल नॉर्म्स के बारे में पूछेंगे तो आपको पता है कि स्विट्जरलैंड में एक प्लेस है जहाँ पे जो है बेसल नॉर्म्स, जो हमारी एक कमेटी है वो हमारे ये नॉर्म्स देती है जो कि सारे बैंक्स पे एप्लीकेबल होते हैं, और दैट्स इट, ठीक है। तो नंबर जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि बेसल थर्ड में ना हमने दो लिक्विडिटी रेशो लेके आए, एक LCR था, एक NSFR था। LCR क्या था? लिक्विडिटी कवरेज रेशो, एंड देन NSFR क्या था? नेट स्टेबल फंड्स रेट। अब LCR क्या है? LCR के अंदर हमने बोला कि अगर मान लो हमारे बैंक में कोई भी क्राइसिस आता है तो हमारे पास हाई लिक्विडिटी लिक्विड एसेट होने चाहिए, हाई क्वालिटी के लिक्विड एसेट। मतलब हाई क्वालिटी के लिक्विड एसेट मतलब हमारे पास इतना सा पैसा होना चाहिए कि अगले जो शॉर्ट टर्म को, अगर हमें शॉर्ट टर्म स्ट्रेस को डील करना है तो हमारे पास जो है हाई क्वालिटी का एसेट होना चाहिए, ताकि जो बैंक रन की सिचुएशन है वो ना आए। तो यानी कि हमने LCR लाया। तो बेसल थर्ड नॉर्म से मैं आपको बताती हूँ क्या आया। जो बेसल नॉर्म थर्ड थे आपके, इससे हम लेकर आए एक LCR और एक लेके आए नेट स्टेबल फंड्स रेट है, हाँ। तो LCR क्या था कि यहाँ पे अगर आपके शॉर्ट टर्म के लिए देखा गया 30 दिनों के लिए, अगर बैंक को कोई भी शॉर्ट टर्म स्ट्रेस को डील करना है तो लिक्विडिटी कवरेज, यानी कि उसके पास इतना लिक्विड एसेट होना चाहिए वो 30 दिन के स्ट्रेस को मैनेज कर सके, ताकि बैंक रन की सिचुएशन ना आए। उसके बाद बैंक रन में आपको समझाती हूँ। उसके बाद क्या है? नेट स्टेबल फंड्स रिपोर्ट, NSFR। ये क्यों लेकर आए? ये लेकर आए कि अगर आने वाले 100 दिनों में अगर कोई स्ट्रेस आता है, यानी कि आने वाले 100 दिनों ने आने वाले 1 साल के अंदर, ठीक है, अगर 1 ईयर के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस को डील करने के लिए हम लेकर आए नेट स्टेबल फंड्स रेट। इसमें आगे आने वाले 1 साल तक हमारे पास इतनी कैपिटल होनी चाहिए कि हम आने वाले आगे 1 साल जो है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस से डील कर पाए, ठीक है। तो ये हम 2 चीज़ें लेकर आए थे बेसल थर्ड नॉर्म्स के थ्रू। तो LCR, NSFR ये याद रखोगे आप। उसके बाद हम चलते हैं हमारे NPAs के ऊपर, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले बैंक रन की सिचुएशन पढ़ते हैं कि बैंक रन क्या होता है। ये आपको एक टर्म देखने को मिल रही है ना। देखो, बैंक रन कुछ नहीं होता। बैंक रन सिंपली एक ऐसी सिचुएशन है जब मान लो किसी भी बैंक की, यानी कि मान लो हमारा कोई भी बैंक है, यानी कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो ऐसी अफवाहें फैल रही हैं, ऐसी र्यूमर्स लोगों के अंदर हैं कि ये बैंक आने वाले समय में डूब जाएगा। तो जिन जिन लोगों ने भी उसमें अपने पैसे डिपॉजिट करवाए होंगे, सो सारे लोग क्या करेंगे? वो बैंक के अंदर जाएंगे, उनको क्या उन डिपॉजिट्स को अपने डिपॉजिट्स मांगने के लिए। तो इस तरीके से सारे लोग जब बैंक के अंदर चले जाएंगे डिपॉजिट्स को मांगने के लिए, तो एक बैंक रन की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। आई समझ में बात? तो उसी को बोलते हैं बैंक रन की सिचुएशन, ठीक है। तो यही बोला गया कि आगे बैंक रन की सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए हमने जो है LCR लेकर आए थे, लिक्विडिटी कवरेज रेशो। तो आई होप आपको बैंक रन भी समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट समझते हैं NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं। सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, मैं आपको सबसे पहले एक अच्छा सा चीज़ें समझाने की कोशिश करती हूँ। ये रहा हमारा बैंक, ठीक है, और यहाँ पे हमारे रहे ये कस्टमर, यानी कि हमारे ये रहे डिपॉजिटर्स, और ये हमारे रहे जिन्होंने लोन लिया है वो लोग, ठीक है। अब ये डिपॉजिटर क्या कराएंगे? बैंक के अंदर आके पैसा जमा कराएंगे। तो बैंक की इनके प्रति एक जिम्मेवारी बनती है कि जब भी इन लोगों को पैसे चाहिए होंगे तो बैंक इनको क्या करे? पैसा वापिस करे, ठीक है। यानी कि बैंक की एक जिम्मेवारी बनती है। तो यानी कि ये क्या हुआ? लाइबिलिटी। क्या हुआ? लाइबिलिटी, ठीक है। और अगर हम बात करें ये इस तरफ अगर आप देखोगे, मैं इसको दूसरे पेन से करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो, यहाँ पे बैंक इन लोगों को क्या दे रहा है? लोन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि बैंक को उम्मीद है इनसे आने वाले टाइम पे हमें क्या मिलेगा? लोन मिलेगा, यानी कि बैंक इनसे पैसा कमाएगा। तो बैंक का ये क्या हुआ? ये बैंक का हुआ असेट। क्या हुआ? ये बैंक का असेट। तो यानी कि बैंक जो भी लोन देता है और वो उसके बैंक के असेट होते हैं, और जो भी लोग बैंक के पास पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो वो बैंक की एक लायबिलिटी बनती है कि वो जो है उन पैसों को वापस करे। तो यानी कि आप समझ गए कि असेट क्या होता है, आप समझ गए लायबिलिटी क्या होता है। अब हम चलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। अब असेट समझ में आ गया, मतलब बैंक के ऐसे असेट्स जिन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया। नॉन परफॉर्मिंग का मतलब क्या है?
यानी कि परफॉर्म ही नहीं किया, यानी कि ऐसे सेट, यानी कि लोन वापस ही नहीं आया। बैंक ने इन लोगों को लोन तो दिया पर लोन जो है वापस आया ही नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे जो असेट्स हैं उनको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो देखो हमारे दो तरीके के असेट्स होते हैं, एक हमारे होते हैं स्टैंडर्ड सेट, एक होते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट। स्टैंडर्ड सेट में हमारे एक रेगुलर सेट आ जाते हैं, एक स्ट्रेस्ड आ जाते हैं, ठीक है। उसमें भी हमारी कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे SMA 0, 1, 2, ठीक है। इस तरीके से हमें जो है बैंक के असेट्स होते हैं। लेकिन जो NPAs हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। NPAs क्या है? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो इसके अंदर मतलब ऐसे असेट्स आएंगे जिन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया, यानी कि आप एक मिनट, यानी कि आप देख सकते हो कि आपके जो है ये कैटेगराइज हैं, तीन पार्ट्स में इनको डिवाइड कर देते हैं। यानी कि सब स्टैंडर्ड असेट हैं जो 90 डेज से डिले में चल रहे हैं, मतलब 90 दिन से उनके अंदर कोई भी पैसा जमा नहीं कराया। तो NPA फॉर अप टू 12 मंथ्स, मतलब NPA जो 12 महीने तक चल रही हैं, उनके अंदर कोई भी मतलब जो है उनकी कोई भी लोगों ने जो भी लोन लिया था उसके बदले में उन्होंने जो भी पैसे देने थे वो नहीं दे रहे हैं 12 मंथ से। यहाँ पे 12 से ज़्यादा मंथ हो चुके हैं, तो हमने डाउट में डाल दिया कि हमें शक हो गया, क्या पता नहीं आए। उसके बाद लॉस एसेट, ऐसे एसेट होते हैं जो नॉन रिकवरेबल, मतलब अब लग रहा है ये तो सेट नहीं आने वाला हमारे पास, ठीक है, वो हमारे लॉस एसेट्स। तो हमारे 3 तरीके के एसेट्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक हमारे होते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है, दूसरे हमारे डाउटफुल और तीसरे हमारे लॉस एसेट्स होते हैं, ठीक है। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा आता है एक लास्ट टॉपिक जिसका नाम है सरफाजी एक्ट। देखो अगर किसी भी बैंक के NPAs बढ़ते जाएंगे ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा, एक प्रॉब्लम आएगी कि बैंक जो है बैड बैंक बनता जाएगा, बैंक की सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और अगर बैंक की सिचुएशन ख़राब होगी तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा और फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी सिचुएशन कहीं ना कहीं अराइज होगी। तो इसीलिए हम क्या लेके आए, हम लेके आए सरफाजी एक्ट। क्या लेके आए? सरफाजी एक्ट। ये हम 2002 में लेके आए ताकि जो भी लोन है हम उसको रिकवर कर पाएँ, ठीक है। अगर देखो बैंक अगर ना 2002 से पहले बैंक के पास कोई भी जो था लोन, अगर कोई पर्सन नहीं चुकाता तो उसके पास एक ही सिचुएशन थी कि वो क्या करे, या तो जो लोन लोगों ने नहीं दिया है उसके खिलाफ कोर्ट में केस करवा दे, और कोर्ट में केस बहुत ज़्यादा लंबा चलता है, तो इसीलिए जो था वो भी हमारे लिए एक सफिशेंट मेजर नहीं था इस चीज़ को टैकल करने के लिए। तो हम क्या करते, तो हम ये एक्ट लेके आए जिसका नाम है सरफाजी एक्ट, और इसकी फुल फॉर्म है द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये एक ऐसा लेजिस्लेशन था जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हेल्प कर रहा था कि जो भी असेट है उसको इंश्योर किया जाए मल्टीपल डेज में। यानी कि इसका मेन जो ये सरफाजी एक्ट लाया था, जो भी नॉन परफॉर्मिंग, जो भी NPAs हैं, जो भी लोन वापस नहीं आए हैं, उनकी प्रॉब्लम को डील करने के लिए इस एक्ट को हम लेकर आए थे, ताकि हम जो बैड लोन्स हैं उनको इफेक्टिवली रिकवर कर पाएँ, ठीक है। उसके साथ साथ जो था ये एक्ट हमें एक लीगल फ्रेमवर्क देता है। इस एक्ट के अंदर क्या था कि जो हमारे बैंक्स थे उन्होंने क्या बनाया, यहाँ पे हमने बनाए रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाई, ठीक है। अब बैंक्स क्या करते, बैंक अपने NPAs इन रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को ट्रांसफ़र कर देते थे, और बदले में ये कंपनीज जो है उन लोगों से क्या करती थी, असेट लेती थी, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे इसने हमें इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड की कि हमें बिना कोर्ट की इंटरवेंशन के हम क्या कर सकते थे, अपने जो बैंक था बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के जो है सिक्योरिटी इंटरेस्ट को इन्फोर्स कर सकता था। उसके साथ साथ यहाँ पे इस एक्ट ने हमें ये भी पावर दी कि हम किसी भी पर्सन की इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा कर सकते हैं, ठीक है। ये भी पावर हमें उसके सरफाजी एक्ट 2002 ने दी। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो क्या ही रोल थे सरफाजी एक्ट के, तो सबसे पहले यहाँ पे इनका मेन मकसद था कि स्पीडियर लोन की रिकवरी हो जाए, जो NPAs हैं या फिर जो बर्डन है बैंक्स पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उसको रिड्यूस किया जाए, क्रेडिट डिसिप्लिन जो है बारोवर्स का उसको इम्प्रूव किया जाए, और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ठीक है, उसको प्रमोट किया जाए। तो ये एक मेन पर्पस था, ठीक है, हमारे सरफाजी एक्ट का। तो आई होप आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।
अब आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 28 होगा, उसके साथ मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टिल देन बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।